अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले तो इससे पहले वाली जो सेकुलराइजेशन की वीडियो है वो आप अच्छे से देख लें, उसको समझ लें, उनकी चीज़ों को पढ़ लें। इसके बाद इस पर आइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें देखूँगा आप लोगों के साथ। सेकुलराइजेशन को हम थोड़ा सा एक अगले लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ नए सोशियोलॉजिस्ट को डिस्कस कर सकें, और हम कोशिश ये करेंगे कुछ आर्गुमेंट्स की डिटेल में एनालिसिस और उनकी इवैल्यूएशन पर थोड़ी सी बात कर सकें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर इस वीडियो को देख लें तो इससे पहले आपने सेकुलराइजेशन डिबेट की जो मेरी इससे पहली वाली वीडियो है जिसमें मैंने बुक के थ्रू रेफ़र किया हुआ है, वो चीज़ें आपने करनी है। तो सबसे पहले तो अपने पास आप लोग, अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करें और अपने पास रजिस्टर निकाल लें और साथ साथ इसके पॉइंटर्स को अपने पास कॉपी करते रहें। मैं बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट, बहुत सारे स्टैट्स आप लोगों के साथ लेके आया हूँ आज, और उन तमाम स्टैट्स को, उन तमाम सोशियोलॉजिस्ट को आपने मेमोराइज़ करना है। अगर आपने इन दोनों वीडियो के कंटेंट को याद कर लिया ठीक से तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को अल्लाह ने चाहा तो कोई मसला नहीं होगा अपने सेकुलराइजेशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा चांस है सेकुलराइजेशन के सवाल के आने का, क्योंकि इसकी वजह ये कि जो टॉपिक्स हटाए गए हैं इस साल सिलेबस के अंदर, और तो जो पुराने टॉपिक्स में रखा गया है, जिन टॉपिक्स में इसमें दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, एक पर्सपेक्टिव का है और सेकुलराइजेशन का। तो सेकुलराइजेशन के सवाल में बहुत सारे बच्चों को एक मुश्किल ये होती है कि वो उसको डिटेल में नहीं जा पाते, उनकी जो इन डेप्थ सिनेरियो है, एनालिसिस है, वो नहीं कर पाते चीज़ों का। तो मैंने कोशिश ये की है कि आज की वीडियो के अंदर उन चीज़ों को इन डेप्थ में जाया जाए और कुछ स्टैट्स, क्रॉस कल्चरल स्टैट्स और कुछ हिस्टोरिकल स्टैट्स पे बात की जा सके। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले सेकुलराइजेशन डिबेट। अगर हम सेकुलराइजेशन डिबेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम सेकुलराइजेशन को डिबेट के अंदर लेंगे। सेकुलराइजेशन क्या चीज़ होती है उसके ऊपर मैं आगे आता हूँ, और लेकिन उसके साथ साथ जो सेकुलराइजेशन डिबेट की बात है तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके फॉर और अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स आ सकते हैं और बहुत डिटेल इन डेप्थ हम बात कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है तो वो 35 मार्क के एस्से के लिए समझ लें कोई हॉट चॉकलेट है, वो जो लाजमी कहीं ना कहीं जिसका रिलेशनशिप क्रिएट कहीं होगी। डिबेट है। डिबेट का मतलब यह है कि डिबेट मस्ट बी इन डिबेट पैटर्न। डिबेट पैटर्न का मतलब ये होता है कि आपने उसकी इवैल्यूएशन पे फोकस लाजमी करना है। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ मेंट बाय सेकुलराइजेशन तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। विल्सन भाई कहते हैं हमारे कि द प्रोसेस इन विच रिलीजियस, कहीं हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ में ना आए लिखी हुई तो आप मुझसे भेज सकते हैं, मैं आपको डेफिनेट सी बात है बता दूंगा वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको अलग से टाइम भी दूंगा कि जिसके अंदर उसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें। द प्रोसेस इन विच द रिलीजियस थिंकिंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस लूज देयर सोशल सिग्निफिकेंस, यानी कि सोसाइटी के अंदर सोशल सिग्निफिकेंस, सोशल इन्फ्लुएंस की बात कर सकते हैं। उन किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर रिलीजियस थिंकिंग का, प्रैक्टिसेस का, इंस्टीट्यूशन का, रिलीजन एज इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस कम हो जाए तो हम उसको सेकुलराइजेशन से ताबीर करते हैं, सेकुलराइजेशन के तौर पर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं इस चीज़ को और स्प्रेड कर दूं तो डिक्लाइन इन प्रैक्टिसेस एंड फंक्शंस, यानी कि रिलीजन का डिक्लाइन इन प्रैक्टिसेस एंड डिक्लाइन इन प्रैक्टिस फंक्शंस, डिक्लाइन एज ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन का एज अ ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा डिक्लाइन एज अ बिलीफ, सही है। डिक्लाइन एज अ बिलीफ की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी के अंदर रिलीजन एज अ बिलीफ सिस्टम भी ख़त्म हो रहा है, लोग रिलीजन का एज अ बिलीफ भी नहीं मान रहे। ठीक है। तो अब क्या होगा अगर मैं इस चीज़ को और थोड़ा सा ब्रेक करके आगे बढ़ूँ तो डिक्लाइन इन प्रैक्टिसेस एंड फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? डिक्लाइन इन वेडिंग्स एंड मेंबरशिप्स, यानी कि लोग जो है वेडिंग्स और मेंबरशिप, रिलीजियस मेंबरशिप का डिक्लाइन होना। ये क्या चीज़ है? ये दरअसल आपका क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा सेकुलराइजेशन। सही है। चलिए जनाब, अभी इससे पहले मैंने आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी, लेकिन मैं आज की क्लास में ये वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए भाई, हमारे पास जो हमारे बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रिलीजियोसिटी के बारे में या सेकुलराइजेशन के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है जी। अगर मैं एमिल डर्किन की बात करूँ, सही है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम ये लोग इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे इस बात को समझना ज़रूरी है। वो लोग इस चीज़ को ऐसे देखेंगे, देखें, फंक्शनलिस्ट दरअसल हर चीज़ में फंक्शंस को तलाश करते हैं। किसको तलाश करते हैं? फंक्शंस को। ठीक है। जब मैंने कहा जब वो हर चीज़ में फंक्शंस को तलाश करेंगे
रिलीजन का रिलीजियोसिटी को फॉलो करना, इसका मतलब फंक्शंस को फॉलो करना है। इट मीन्स कि वो सेकुलराइजेशन को पसंद नहीं करेंगे, सेकुलराइजेशन को पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, सेकुलराइजेशन कैन बी रिवर्स, यानी कि उनको लगता है सेकुलराइजेशन अगर दुनिया में हो भी रही है तो वो रिवर्स हो सकती है, वापस हो सकती है। समझ में आ रही है बात की? अच्छा, अब मैं अगर मार्क्स की बात करूँ, कार्ल मार्क्स कहता है सेकुलराइजेशन इज इनविटेबल। उनको लगता है, कहता है कि जैसे मार्क्स को लगता है कि कैपिटलिज्म को ख़त्म होना है दुनिया में, जैसे उसको ये बात लगती है कैपिटलिज्म को ख़त्म होना है दुनिया में, तो ऑटोमेटिकली उसको लगता है जब कैपिटलिज्म ख़त्म होगा तो सेकुलराइजेशन क्रिएट होगी, यानी कि सेकुलराइजेशन होगी। सेकुलराइजेशन इज इनविटेबल। सेकुलराइजेशन यानी समझ लें एक लाजमी जुज़ है सोसाइटी का। एम आई राइट? उनको सोसाइटी का एक लाजमी जुज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन चले? अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। वेबर, मैक्स वेबर, सही है, जिसको इंटरैक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जिसको कह सकते हैं। ठीक है, वेबरियन पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, मैक्स वेबर की बात समझने वाली है थोड़ी सी। वो कहता है कि भाई पहली चीज़ उसने कही रेशनलाइजेशन की बात की, रेशनलाइजेशन की बात की। रेशनलाइजेशन होती क्या चीज़ है, मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। रेशनलाइजेशन की बात में मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो रही है और सुपरनैचुरल और स्पिरिचुअल अप्रोचेस डिक्लाइन का शिकार है। ठीक है, दुनिया के हर रिलीजन किसी ना किसी लेवल पे सुपरनैचुरल चीज़ों की बात ज़रूर करता है। ठीक है, और रेशनल अप्रोच क्या करती है, वो कहती है वो साइंटिफिक अप्रोच की बात करती है। वो किसकी बात करती है? साइंटिफिक। मैक्स वेबर दरअसल उस रेशनलाइजेशन की बात करता है और उसके साथ वो डिसएनकैनमेंट को लिंक करता है। डिसएनकैनमेंट का मतलब क्या है कि लोग जो है वो रिलीजियस बिलोंगिंग से बाहर निकल रहे हैं, वो साइंटिफिक बिलोंगिंग की तरफ जा रहे हैं। रादर देन गोइंग फॉर द रिलीजियस बिलोंगिंग, दे आर गोइंग फॉर द डिसएनकैनमेंट। ठीक है, अब क्या है, लॉस इन फेथ ऑन द बिलीफ ऑफ द सुपरनैचुरल, सो दे टर्न टू साइंस, यानी कि लोग जो हैं, द पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स साइंस। ठीक है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम सुपरनैचुरल अप्रोच। ठीक है, सुपरनैचुरल के साथ इस चीज को हम डीसेक्रिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वो फंबल हो जाता है, डीसेक्रिलाइजेशन, सही है, डीसेक्रिलाइजेशन, सही है। इसका मतलब क्या है, देखो, रीसेक्युलराइजेशन का मतलब ये होगा, सही है, रीसेक्युलराइजेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रिलीजन की तरफ वापस आना, सही है। डीसेक्युलराइजेशन का मतलब मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। डीसेक्युलराइजेशन का मतलब क्या है, रिलीजन से दूर भागना। डिसएंडमेंट को मतलब दिया इसको ड्यू टू रेशनलाइजेशन, यानी कि लोग साइंटिफिक अप्रोच की वजह से इसकी तरफ से दूर भाग रहे हैं। यानी कि अगर मैं बड़े सोशियोलॉजिस्ट की बात करूं, मेजर सोशियोलॉजिस्ट दरखेम जो है अगेंस्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन है, सही है, जबकि मार्क्स और वेबर जो है सेकुलराइजेशन के फेवर में नजर आते हैं हमें, ऐसी बात है, सही है। अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब सेकुलराइजेशन हो रही है, सेकुलराइजेशन हो रही है। अब इस सेकुलराइजेशन के होने को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा स्टैट से, ऐसे तो नहीं कह सकते, मुंह उठा के नहीं बोल सकते कि सेकुलराइजेशन हो रही, कोई ना कोई फैक्टर होगा। ठीक है, इस चीज को हम सेकुलराइजेशन थीसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकुलराइजेशन थीसिस भी कहते हैं। अच्छा, अब सेकुलराइजेशन का होना कहाँ हो रही है दुनिया में, हमें बताना पड़ेगा। मैंने दो तरह की स्टैट्स क्रिएट किए हैं। दो तरह के स्टैट्स का मतलब है, कुछ स्टैट्स हैं विद इन द यूके एक हैं और कुछ हैं आउटसाइड द यूके। कुछ यूके की एग्जांपल्स हैं और कुछ आउटसाइड द यूके। ठीक है, अब देखें, जब मैं इस बात की बात करूंगा कि भाई सेकुलराइजेशन हो रही है, तो बेटा वो आर्गूमेंट याद करो, आप लोगों ने लाजमी से पहले वाली मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक बात कही है सेकुलराइजेशन के हवाले से कि आपके यूके में सेकुलराइजेशन रिलीजियोसिटी डिक्लाइन हो रही है और यूएस में रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, सही है। यूके में रिलीजियोसिटी डिक्लाइन इस वजह से हो रही है बेटा कि भाई वो फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, यूके का मेन चर्च है, सही है। दुनिया में जहां पे फंडामेंटल फॉर्म ऑफ रिलीजन मौजूद था वहां पर रिलीजन नीचे आ गया और जिन सोसाइटीज के अंदर रिलीजन की न्यू फॉर्म्स इवॉल्व हो गई थी वहां पे रिलीजियोसिटी बढ़ना शुरू हो गई, सही है। तो अब हमें यही चीज यहाँ इन स्टैट्स में नजर आएगी कि हमारे यूके के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। यूके के स्टैट्स ये कह रहे हैं कि रिलीजियोसिटी कम हो रही है, सेकुलराइजेशन बढ़ रही है। एम आई राइट? अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, यूरोबैरोमीटर जो पोल जो है वो क्या कहता है, बहुत सारे पोल्स हैं, सेंसस हैं, उसका डाटा हमने डिस्कस करना है। यूरोबैरोमीटर जो पोल है वो कहता है 2005 में 38% पीपल बिलीव्ड इन गॉड इन 19 बट
In 1980, 70% people believed in God. यानी कि क्या हुआ? Half of the people are not believing on God. ठीक है, यूरोबैरोमीटर कहता है. अब क्या है, अब मेरी बात सुनो, मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. इन आर्गुमेंट्स को अपोज करने का तरीका सही है. पहली चीज तो यह है कि ये जो स्टैट्स क्रिएट होते हैं, ये एक पर्टिकुलर, आप बोलोगे इट्स अ सैंपल, दे रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सैंपल साइज रादर देन द होल सोसाइटी. पहली आर्गुमेंट तो ये. दूसरा ये कि ये स्टैट्स ज़्यादातर पूरे साल के जो होते हैं वो नवंबर में लिए जाते हैं. ठीक है, और उसके हवाले से एक अजम्पशन ले ली जाती है दिसंबर के हवाले से. ठीक है, तो आप क्या है कि दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल ईयर. ठीक है, आप कहोगे बहुत सारे स्टैट्स जो 1990s में लिए गए, ठीक है, या 19th सेंचुरी में लिए गए, उनकी एग्जिस्टेंस, उनका जो कलेक्शन मेथोडोलॉजी थी वो बहुत एब्सोल्यूट थी. सही है, तो यू कैन गिव दीज आर्गुमेंट. यानी कि आप जब स्टैट्स की बात कर रहे हो तो आप स्टैट्स को भी एवेलुएट कर सकते हो. ठीक है, एंड दीज स्टैट्स आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिविटी ऑफ द फैक्ट. उस फैक्ट की सब्जेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं. समझ आई बात? तो ये तमाम आर्गुमेंट्स, ये चाहें तो आप आर्गुमेंट्स लिख भी सकते हैं इन स्टैट्स को. जब भी आप रिप्रेजेंट करें तो इन स्टैट्स के साथ ये डिटेल्स भी आप एड ऑन कर सकते हैं. ठीक है जी, चले जाओ. 2001 का सेंसस है, कहते हैं कि ये यूके की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, 72% of people claim to be Christian, but they know very little about the life of Jesus. Life of Jesus के बारे में बहुत कम जानते थे. सही है, यानी कि इसका मतलब क्या है? Believe without belonging. यानी कि लोग यकीन कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन belonging नहीं है उस चीज़ की, practices नहीं है उस चीज़ के हवाले से. ठीक है, in 2005, 2% of the population attended the religious ceremony as compared to 40% in 1851. ठीक है, 1851 के अंदर क्या थी? ज़्यादा पॉपुलेशन थी. अब यहाँ पर आप वाली 19th सेंचुरी वाली बात कर सकते हो. ठीक है, समझ आई बात कि ये डिफरेंशिएशन आ रहा है. ठीक है, fewer than 50% of marriages had a religious ceremony. एक सेकंड यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ. हाँ, fewer than 50% of marriage had a religious ceremony. हम दुनिया में क्या देख रहे हैं? हम दुनिया में एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई दुनिया के अंदर जो religious ceremonies, मैरिज सेरेमनीज हैं, they are no more religious. ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो आप यहाँ पर ये स्टैट्स शेयर कर सकते हैं कि 50% जो आपकी मैरिजेज हैं वो लेस देन 50% जो होती हैं वो रिलीजियस सेरेमनी, मोर देन 50% जो होती हैं वो दे आर नॉट रिलीजियस सेरेमनीज. फिर क्या है? लेस देन 25% बेबीज आर बीइंग बैप्टाइज. बैप्टाइज का मतलब वो जो हॉली वाटर के अंदर बैप्टिज्म जो होता है, जो रिलीजियस, उनका एक रिचुअल कहा जा सकता है. ठीक है, यानी कि लेस पीपल आर फॉलोइंग द रिलीजियस रिचुअल. ठीक है, अगर मैं इसको और नीचे चले जाऊँ, इन 2005 ओनली 6.3% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन अटेंडेड द चर्च ऑन संडेज. यानी कि यूके के अंदर, स्नैप लेना चाहे ले लें, only 6.3% population जो थी they were attending the church on Sunday. Sundays के दौरान 6% और 6.3% population चर्च को अटेंड कर रही थी. ये हमने स्टैट्स डिफाइन कर दिए. ठीक है जी, अब हम आते हैं किसके? स्टैट्स आउटसाइड द यूके. हम वो स्टैट्स की बात करेंगे जो यूके से बाहर के स्टैट्स हैं. वो स्टैट्स जो यूके से बाहर, तो आपको क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन की बात करने में आसानी होगी. क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी. आप चाहें तो यूके के स्टैट्स को आउटसाइड द यूके के स्टैट्स से भी एवेलुएट कर सकते हैं. ठीक है जी, तो अब थोड़ा सा पहले बात करते हैं इन यूएस. अब आप और इसकी आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं कि मैंने वाली जो बात की थी कि दो सोसाइटी वेयर द रिलीजन इज इवॉल्विंग इनटू न्यू फॉर्म्स, देयर इज अ रिवाइवल ऑफ रिलीजन. बट इन दो सोसाइटी वेयर देयर इज नो चेंजिंग इन रिलीजन, देयर इज मोर कंजर्वेटिविज्म देन दे बिकॉज इंडिविजुअल डिमांड फॉर द चेंज. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ यू टॉक अबाउट द स्टैट्स आउटसाइड द यूके, इन यूएसए चर्च अटेंडेंस इज हायर देन यूरोप. 40% ऑफ एडल्ट अटेंडिंग द चर्च रेगुलरली. ये यूके की कुछ पोल्स कहते हैं, यूएस के कुछ पोल्स कहते हैं कि भाई 40% जो इंडिविजुअल्स हैं वो रेगुलरली चर्च को अटेंड कर रहे हैं. ठीक है जी, फिर इसमें ब्रेयरली की अप्रोच आती है. ब्रेयरली बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है हमारे पास. ठीक है, अब मैं कुछ, आप चाहें तो मैं जो पूरे इस लेक्चर के सोशियोलॉजिस्ट को मेंशन किया हुआ है, आप उनके अलग अलग पोर्शन भी बना सकते हैं. ठीक है, अपने पास अलग अलग टेबल बना लें, उनमें डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट को मेंशन करना शुरू कर दें. ब्रेयरली क्या कहते हैं? अच्छा जी, 34.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वर क्रिश्चियन इन 1990 and by 2000 this had only declined by 33%. सही है, यानी कि सिर्फ 1.5% का डिक्लाइन है. यानी कि रिलीजियोसिटी डिक्लाइन नहीं हो रही. यूके के स्टैट्स क्या बोल रहे थे? रिलीजियोसिटी डिक्लाइन हो रही है. ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ 1.5% है, कुछ है ही नहीं. ठीक है, आगे ब्रेयरली क्या कहते हैं? इनको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं.
हाँ ये फोकस, ये हमने फोकस कर दिया इनको, ओके। अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन इस्लामिक पॉपुलेशन। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि रिलीजियोसिटी किसी ना किसी लेवल पे बढ़ रही है, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एथीस्ट पॉपुलेशन, उसने एक और चीज़ नोट की कि ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर जो एथीस्ट पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद कहने कि ये तमाम चीज़ें रिलीजियोसिटी की एग्जिस्टेंस की बात कर रही हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन है, यूरोप के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमारे बहुत सारे सेकुलराइजेशन थीसिस यूरोसेंट्रिक हैं। यूरोसेंट्रिक का मतलब है यूरोप बेस्ड है, ठीक है। तो वो यूरोप के अंदर डिक्लाइन हो रहा है तो बोले भाई डिक्लाइन हो रहा है, जबकि ब्रेडली कहता है कि देयर इज अ डिक्लाइन इन यूरोप बट देयर इज अ इंक्रीज इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया। समझ आई बात? आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअल में मैंने इस तरह से आपके सामने स्टैट्स को प्रेजेंट किया है कि ये पूरा एवेलुएशन इसकी बन जाएगी। आपने सेकुलराइजेशन को स्टार्ट किया, एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, आपने विल्सन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, बताया डिटेल में, थोड़ा सा ये चीज़ें बता दी, पुरानी वाली वीडियो से भी रेफरेंस ले सकते हैं आप यहाँ वाले चीज़ों का, एंड देन आपने ये आर्गुमेंट दिया और फिर आप इसकी एवेलुएशन दे दी, इसकी ख़त्म कहानी, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। यानी कि अगर आप इसको भी एग्जैक्ट डिट्टो उठा के छाप भी देना तो आपका अच्छा खासा कंटेंट डेवलप हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे आते हैं। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जनाब, ये यहाँ तक हमने एक पोर्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं सेकुलराइजेशन थीसिस की बात करूँगा, ठीक है जी, सेकुलराइजेशन थीसिस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ सेकुलराइजेशन थीसिस और अगेंस्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट सेकुलराइजेशन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएं। थैंक यू।